तो इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ हार्डेस्ट एमसीक्यूज। तो हार्डेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या ये ज़्यादा हार्ड होंगे? तो देखो, अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आपने हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा होगा, आपको हर एक चीज़ आती होगी चैप्टर की, तो हार्डेस्ट क्या, आपको ईजीएस्ट लगेगा ये पूरा चैप्टर। या फिर बोल सकते हैं आप इसको एक गेम की तरह ले लो। गेम की तरह मतलब कैसे? क्या करना है आपको, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आपको उस वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे आंसर के साथ रीचेक करके देखना है कि अब मेरा आंसर जो है राइट आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो इसके पॉइंट्स होंगे, क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट्स क्यों, 1 पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि देखो, ये जो क्वेश्चन है थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, रोहन टुक 10 ml ऑफ फ्रेश प्रिपेयर आयरन सल्फेट सोल्यूशन इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिप टू ईच टेस्ट ट्यूब एज शोन बिलो। क्या इतना ही क्वेश्चन है? नहीं, और भी क्वेश्चन है। और भी क्या है उसके बाद देखो, इन टेस्ट ट्यूब 1 and 3 ब्लैक रेसिड्यू वॉज ऑब्टेन वाइल इन टेस्ट ट्यूब 2 and 4, या फिर बोल सकते हैं 2nd and 4 नो चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड। मेटल PQRS कुड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखो, ये इसके ऑप्शन हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ गया है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। आपने अगर पॉज नहीं किया है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या है आंसर। तो देखो क्या करना है, स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या बोला है, जो रोहन ने क्या किया है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर किया है और उसे 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डाला है। तो देखो ये हमें दिख रहा है 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स, तो मतलब अलग अलग 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें क्या डाला है, आयरन सल्फेट डाला है। तो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहता है, तो उसका फॉर्मूला है FeSO4। इतना कंफर्म हुआ। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किया है, एंड एडेड 4 मेटल स्ट्रिप टू ईच टेस्ट ट्यूब एज शोन बिलो। अब उसके बाद उसने क्या किया है, वो उसने अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब लिया है उसमें फेरस सल्फेट डाला है, या फिर बोल सकते हैं जो आयरन सल्फेट डाला है उसमें आयरन सल्फेट उसने डाला है। तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग 4 अलग मेटल स्ट्रिप ले रहा है और क्या कर रहा है, वो टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है। अलग अलग बोल रहा हूँ, मतलब 4 डिफरेंट मेटल्स ले रहा है और एक एक करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है। तो देखो, तो मेटल स्ट्रिप ले रहा है, तो कौन सा मेटल है वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं सिंपल सा मेटल स्ट्रिप। अब उसके बाद देखो, इन 1st and 3rd टेस्ट ट्यूब ब्लैक रेसिड्यू वॉज ऑब्टेन वाइल इन 2nd और 4th नो चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है, तो जो 1st और 3rd टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या हुआ होगा, रिएक्शन हुई होगी, तभी ना क्या हुआ, रेसिड्यू फॉर्म हुआ। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो रिएक्शन कैसे होती है, या फिर बोल सकते हैं रेसिड्यू कब फॉर्म होता है, जब रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने का क्या क्या वो रहता है, कैसे कैसे हमको पता चलता है रिएक्शन हो रही है, अगर उसके अंदर हीट निकले, या फिर बोल सकते हैं उसका कलर चेंज हो, रेसिड्यू बन रहा है मतलब रिएक्शन हुआ तभी तो रेसिड्यू बना। अब ये रेसिड्यू क्या है, बहुत लोग का पता नहीं होगा। रेसिड्यू ऐसी चीज़ रहती है जो सोल्यूशन है उसमें डिजॉल्व नहीं होती, तो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। जैसे हमने मिट्टी को देखा है, अगर हम पानी में मिट्टी को डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये हमने समझ लिया कि रेसिड्यू मतलब क्या होता है। अब क्या बोला गया है कि 1st और 3rd टेस्ट ट्यूब में ही ब्लैक रेसिड्यू ऑब्टेंड हुआ, मतलब कि रिएक्शन दो ही टेस्ट ट्यूब में हुई, 1st और 3rd में, क्योंकि इधर ही रेसिड्यू ऑब्टेंड हुआ। और जो 2nd और 4th टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज नहीं हुआ मतलब सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि इधर क्या हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुआ होगा। क्योंकि रिएक्शन हुआ होता, कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ रहता, कलर चेंज हुआ रहता, स्टेट चेंज हुआ रहता, कुछ तो हुआ रहता, स्टेट नहीं चेंज होगा वो, सॉरी। तो देखो, कुछ तो हुआ रहता, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, वो लेस रिएक्टिव होगा। अब देखो इधर से हमें क्या समझता है, तो इधर से हमें समझ रहा है कि जो ये रिएक्शन होगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब बोलोगे कि ये कैसे हो गया, इधर तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया है, तो फिर आपने कैसे बोल लिया कि पहले ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? वो कैसे, ज़रा आप कॉमन सेंस लगाओ। FeSO4 एक क्या है, एक कंपाउंड है। अब मेटल स्ट्रिप क्या होगा, मेटल स्ट्रिप क्या एक कंपाउंड होगा, सिर्फ मेटल होगा। तो FeSO4 प्लस कोई मेटल लोगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन होगी। तो देखो रिएक्शन किस में होगी, रिएक्शन कैसे होगी, वो जो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अब देखो रिएक्शन कहाँ कहाँ हुई है, 1st और 3rd टेस्ट ट्यूब में, और रिएक्शन कहाँ नहीं हुई है, 2nd और 4th टेस्ट ट्यूब में। इतना हमें समझ गया। अब जो 1st और 3rd टेस्ट ट्यूब है वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके चलते ही रिएक्शन होगा। मतलब देखो, ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन द सेंस कैसे बोल रहा हूँ, कि अगर वो कम रिएक्टिव होता तो क्या करता, रिएक्शन नहीं होती। ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए रिएक्शन हुआ।
तो देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। तो देखो यहाँ FeSO4 हमारा कंपाउंड था, नहीं याद है तो देख लो, पीछे चलते हैं वापस। तो देखो यहाँ हमारा FeSO4 कंपाउंड था, FeSO4 कंपाउंड था, उसके अंदर हमने मेटल स्ट्रिप को ऐड किया, मेटल स्ट्रिप को ऐड किया। अगर मेटल स्ट्रिप ज़्यादा रिएक्टिव होगा FeSO4 से तो क्या हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, FeSO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा वो मेटल स्ट्रिप। अगर कम रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखो ये हमें समझ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। अब क्या है, इधर कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो मेटल रखा रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी इधर रिएक्शन हुआ। और सेकेंड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में कम रिएक्टिव रहेगा, तभी इधर रिएक्शन नहीं हुआ। अब ये सब हम पहचानेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ हमने देख लिया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किस में होगा, फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में। कैसे हमने देखा, क्योंकि क्या हो रहा है, उधर ही रिएक्शन हो रहा है। और सेकंड और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या होगा, उसके अंदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, इसलिए क्या होगा, वो वैसे ही बना रहेगा, कंपाउंड वैसे ही बना रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमने समझ लिया। लेकिन अगर मैं अभी एक चीज़ आपसे बात करूँ कि मतलब आपको कैसे समझेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। सोचने वाली बात है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो देखो अगर आपने अपना चैप्टर 3 पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, चलो देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐसी सीरीज़ रहती है जिसमें क्या होता है, हमें ज़्यादा से लेकर कम रिएक्टिव एलिमेंट तक पूरा फॉर्मूला दिया रहता है। अब वो कैसे देखते हैं, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं रहा है क्या दिया है। तो देखो के क्या है, के है पोटाशियम, Na सोडियम, उसके बाद Ca हो जाएगा हमारा कैल्शियम, Mg हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। अब ये सब कैसे रिएक्टिविटी सीरीज समझ नहीं आ रहा है, डिटेल में थोड़ा बताऊँ। तो देखो जो ऊपर से लेके जब हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे समझो के ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम थोड़ा सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम जिंक है। मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आते आते जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से कम हो जा रहा है रिएक्टिव। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है, उसके बाद क्या है, सोडियम है ज़्यादा रिएक्टिव। मतलब इसके नीचे सोडियम आएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा कैल्शियम जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर रखा है, धीरे धीरे आ जा रहे हैं। तो अब इधर देखें तो हम लोग का क्या है, कौन सा कंपाउंड है, फेरस सल्फेट, या फिर बोल सकते हैं आयरन सल्फेट, FeSO4 है। तो क्या हो जाएगा, जो Fe है, Fe के ऊपर जितने भी रहेंगे, ऊपर क्या रहेंगे, ऊपर जितने भी मेटल रहेंगे वो रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और उसके नीचे जितने भी मेटल हैं वो कम रिएक्टिव होंगे, तभी उधर रिएक्शन नहीं हुआ। तो इतना हमको समझ गया। तो अभी एक और बात आती है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है याद नहीं होगी, कैसे याद होगी, तो क्या करें, तो इसके लिए एक और ईजी स्टेप है। क्या है, देखो कैसे हो जाएगा, मतलब आप याद कर सकते हो, ऐसे आपको करना है। तो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, मैंने इसको गूगल से देख के आपके सामने लाया है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो इसके स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, या फिर बोल सकते हो ये अगर आप याद रखोगे तो इससे आपको जो मेटल्स के नाम है, या फिर बोल सकते हो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो भी अच्छे से याद रहेगी। अब उसके बाद क्या है, उसके आगे भी दिया है हमें, तो आगे क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कॉपर दिया है, उसके बाद मर्क्यूरी दिया है, उसके बाद सिल्वर दिया है, उसके बाद गोल्ड दिया है। तो देखो ये सब क्या है, अब ये सब क्या है, उससे इसके नीचे लेड के नीचे जो भी आते हैं वो इधर आए हैं। तो अब इसको क्या कैसे याद रखेंगे, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, ऐसे याद रख सकते हो, हाई कोर्ट है आपका। ये देखो इतना हो गया। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो आप मत रखो, आपके ऊपर है, पूरा डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो मेरे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको दूसरे वे से याद करना है तो एक काम कर लो, आप एक नोटबुक में लिख लो इसको,
नोटबुक में लिख लो। उसके बाद हर दिन सुबह या कभी भी उठो, हर दिन एक बार क्या करो, सिर्फ उसको एक बार पढ़ लो, रटो मत, सिर्फ एक बार पढ़ लो। हर दिन 5 से 6 दिन ऐसा पढ़ोगे तो अपने आप आपको यह याद हो जाएगा। तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो अब देखो इतना हमने समझ लिया। अब देखो जो आयन के ऊपर रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो आयन के नीचे रहेगा वो कम रिएक्टिव रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, क्योंकि उधर रिएक्शन हुई है। अब हमें इधर बताना क्या है, अब इधर बताना क्या है वही नहीं समझ रहा। तो देखो इधर हमें चारों मेटल्स दिए गए हैं, तो 4 मेटल्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा मेटल कहाँ लगेगा, कौन सा मेटल कहाँ लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला लेके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला हम नीचे ले लेते हैं अच्छे से करने के लिए। अब देखो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमको क्या चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए। कैसे, देखो रिएक्शन किस में होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में। मतलब मोर रिएक्टिव कौन सा चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा चाहिए हमें, फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो रहेगा वो हमें ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए। तो ये है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की बात। तो क्या एल्यूमिनियम क्या आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखा जाए हाँ, क्या है, आयन के ऊपर आ रहा है एल्यूमिनियम, मतलब क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव। फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में देखते हैं। सेकंड टेस्ट ट्यूब में नो चेंज, मतलब कि आयन से नीचे होना चाहिए वो चीज़, तो उधर से नीचे होना चाहिए। आयन से नीचे क्या है, अब देखते हैं। कॉपर क्या आयन से नीचे आ रहा है, कॉपर कम रिएक्टिव है आयन से, तो हाँ कॉपर कम रिएक्टिव है, Cu दिखा रहा है हमें, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो लेड है, लेड क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ही क्या है, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये थर्ड टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है। तो लेड देखे तो फिर कहाँ आ रहा है, ये तो आयन के नीचे आ रहा है, आयन के नीचे आ रहा है मतलब आयन से कम रिएक्टिव है, मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब इसके चलते क्या हुआ, ये गलत हो गया, इसके चलते जो पूरा हम लोग का ऑप्शन ए है वो पूरा फुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम लोग का ऑप्शन कब करेक्ट आता है, जब चारों ऑप्शन उसके अंदर के सही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को नीचे लाते हैं, सेकंड ऑप्शन नीचे आ गया। अब इसको चेक करते हैं। तो देखो क्या होना चाहिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या होना चाहिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए आयन से, तो आयन है इससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो जो लेड है आयन से क्या है, वो कम रिएक्टिव है, क्योंकि उसके नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो गया, लेड भी क्या हो गया, नहीं हो गया। तो ये भी कट गया, पूरा ऑप्शन ही कट गया, क्योंकि एक ही रॉन्ग आ गया स्टार्टिंग में ही। अब उसके बाद थर्ड वाला लेके देखते हैं नीचे, थर्ड वाला हमने नीचे लिया। अब जो फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में वही सेम करना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा रिएक्टिव और सेकंड और फोर्थ में लेस रिएक्टिव। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही समझने वाला। तो आपको हर बार क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो देखो जिंक क्या होना चाहिए, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, हाँ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड टेस्ट ट्यूब में आ गए। तो एल्यूमिनियम कहाँ गया, ये तो एल्यूमिनियम आयन के ऊपर आ रहा है, मतलब क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन हमें तो कम रिएक्टिव चाहिए था, मतलब ये हो गया रॉन्ग। इसकी वजह से पूरा ऑप्शन कट गया। अब देखो एक चौथा ऑप्शन बचा। अब सब लोग बोलेंगे कि यही ऑप्शन रहेगा, ये तो हमें पता है मुझे भी यही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये आखिरी बचा है। तो भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसे ये रहेगा। तो देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें क्या चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए, तो आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या जिंक, हाँ आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो मतलब फर्स्ट करेक्ट हो गया। फिर कॉपर क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए लेस रिएक्टिव, क्योंकि हम सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं अभी। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब एल्यूमिनियम क्या होना चाहिए, जो एल्यूमिनियम है वो आयन से ऊपर होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम आयन से ऊपर है। अब जो सिल्वर है, सिल्वर क्या होना चाहिए, आयन से नीचे होना चाहिए, तो सिल्वर आयन से नीचे ही है। तो क्या हो जाएगा, चारों भी ऑप्शन करेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, तो ये जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन हमको ये डिटेल में समझ गया रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं एक ही बार बताऊंगा, अब आपको आगे जाके बताऊंगा नहीं, तो आपको बस यही एक बार याद करके रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर कंपाउंड X इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। अब देखो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, पहले एक काम करो, आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख लो, अगर आता है तो आप पॉज करके दे सकते हो आंसर। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं बताना। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर कंपाउंड X इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या है, एक लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड है X, जो उसे गर्म किया गया है। तो जो दिया है हमें लिख लेते हैं। तो X है हमारे एक लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड। उसके बाद देखो, इन द बिगनिंग इट लूजेस सम वाटर एंड गैस Z विथ सफोकेटिंग स्मेल कम्स आउट। अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वो थोड़ा वाटर लूज कर रहा है, वाटर लूज कर रहा है,
अब देखो जैसे ये इधर बोल देता है कि वाटर लूज कर रहा है, तो आपको ऑप्शन पे जरा चले जाना है। तो ऑप्शन में जहाँ आपको बोल सकते हैं कंपाउंड के साथ वाटर दिखेगा, अब उसमें ही आपका क्या रहेगा, आंसर छुपा रहेगा। तो देखो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि बी और सी में क्या है, वाटर मिला हुआ है। मतलब ए और डी क्या है, ए और डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इधर हमें बताया कि वाटर लूज कर रहा है, मतलब पहले उसके पास वाटर था। तो बी और सी में से क्या होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा एक। कैसे, क्योंकि दोनों के पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल से दोनों भी क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो एक्स एक लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं एक सफोकेटिंग गैस साइज जेड, वो मतलब उसका सफोकेटिंग गैस साइज जेड बाहर, वो रिएक्शन के चलते। उसके बाद क्या हुआ, द वेपर्स ऑफ गैस आर कलेक्टेड एंड डिजोल्व इन वाटर। तो उसके जो वेपर थे, वो गैस के जो वेपर थे, उसको हमने कलेक्ट किया और उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो उससे क्या हुआ, तो सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लू लिटमस रेड में कब कन्वर्ट होता है, जब क्या हो, वो एसिड हो। एसिड ही क्या करता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, जो जेड गैस है वो हो जाएगी हमारी एसिडिक गैस, क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रही है। अब उसके बाद देखते हैं, द रेसिड्यू वाई इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स रेडिश ब्राउन, आइडेंटिफाई XYZ। अब देखो द रेसिड्यू वाई मतलब क्या हो जाएगा, जो नीचे सब्सटेंस बचा रहेगा उसे बोलेंगे हम रेसिड्यू। तो वो बच गया, वो क्या है, अब वो क्या कर रहा है, इन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स रेड, आइडेंटिफाई XY and Z। तो देखो उसको वाटर के साथ कांटेक्ट हुआ। वाटर के साथ कैसे कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उसके पास पहले से ही वाटर था। तो देखो रेसिड्यू कौन सा है, रेसिड्यू जो है वो कौन से कलर का है, वो रेडिश ब्राउन कलर का है। रेडिश ब्राउन कलर का दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉपर होता है और एक आयन होता है। तो आयन या कॉपर में से ही एक होगा हमारा, इतना तो कंफर्म है। तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट हिंट क्या देखा था अपना, हमारा फर्स्ट हिंट हमने देखा था कि क्या होगा, उसके पास X+H2O रहेगा। X+H2O मतलब जो कंपाउंड है, कंपाउंड के साथ H2O रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो बी या सी में से ही कोई होगा, क्योंकि इन दोनों के पास ही सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो सेकंड क्या दिया है, अब वाटर मॉलिक्यूल जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहाँ ऑक्सीजन भी तो रहेगा, ऑक्सीजन सब पूरे सराउंडिंग में है, तो उधर ऑक्सीजन भी रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो अब देखो, अब उसके बाद हमने देखा कि जो रेसिड्यू है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो आपने आयन को देखा होगा, अगर आयन वाटर या फिर मॉइस्चर की कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन बना लेता है। तो इधर हमें आयन का ऑप्शन दिया गया है, FeSO4 दिया गया है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हिंट जो है, सेकंड हिंट हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन कौन सा है, रेडिश ब्राउन क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा आयन जो है वो हमारा रेडिश ब्राउन कलर का है। अब देखो, तो इसके बाद तो हमें डायरेक्ट समझ जा रहा है कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो भी हम देख लेते हैं तीसरा क्या है। अब वो एसिडिक गैस रिलीज कर रहा है, तो SO2 SO3 भी एसिडिक है और SO2 भी एसिडिक है। मतलब क्या हो जाएगा, जो एसिडिक गैस है वो करेक्ट है, SO2 SO3। अब ये जो रिएक्शन हमने देखी, तो इस रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि आयन है, आयन के साथ H2 है, मतलब क्या हो जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट हो जाएगा प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इतना हमने समझ लिया कि ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन है पूरा, फेरस सल्फेट प्लस फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इतना हमने समझ लिया। तो इतना देख के हमें समझ आ रहा है कि जो हमारा ऑप्शन रहेगा कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, उस सब चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैसे आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका MCQs था, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। लेकिन देखो जब भी रेडिश ब्राउन रहे और देखो कॉपर अगर उधर ऑप्शन रहे तो कॉपर और आयन में आप कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ आयन दिया रहे तो मतलब क्या रहेगा, वो पक्का है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आप क्या कर सकते थे, आप सॉल्व कर सकते थे, इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, तो लिख लेते हैं जो भी दिया रहेगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज टेकन इन अ बीकर, वाटर इज स्लोली एडेड टू दिस। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड क्या रहता है, तो आपने अपने घर में कभी ना कभी पेंटिंग होते हुए देखी होगी। तो देखो पहले उन लोग चूना भी लगाते हैं बहुत बार, तो देखो जो चूना रहता है, जो दीवार पे चूना लगता है, उसको ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यही है हमारा पूरा मतलब, यही है हमारा रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इधर हम लोग को यही बोला है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो हमें बताया गया है। और उसके साथ ही साथ एक 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शन में से चूज़ करना कि कौन सा ऑप्शन राइट है।
तो देखो, तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें हीट भी रिलीज होती है। हीट रिलीज क्यों होती है? क्योंकि देखो जो है वो जब हम लोग जो चूना है, चूना के अंदर जब पानी मिलाते हैं तब पहले बबल्स फॉर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो वो कौन सा वो हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो आपने पॉज करके ये मतलब आंसर सॉल्व किया है ना, क्योंकि मैं भूल गया आपको पॉज करके बोलना। तो अगर आपने पॉज नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, पॉज करके चेक कर लेना कि आपको मतलब आपको आता है, तो पॉज करके चेक कर लेना। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं तीनों भी। द बीकर बिकम हॉट बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे ये तो कुछ अलग ही ऑप्शन दिया है। बीटर गर्म तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बीकर गर्म हो रहा है, लेकिन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसको हीट चाहिए रहती है, जिसको एनर्जी चाहिए रहती है, लेकिन ये तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अ क्लियर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप आफ्टर द रिएक्शन गेट ओवर। तो देखो अब ये जो है ये बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि बोला गया है कि क्लियर जब रिएक्शन हो गई तो उसकी वजह उसके ऊपर हमने क्या देखा, रिएक्शन होने के बाद एक क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ हमको। तो क्लियर सोल्यूशन सही है, वो ऑब्टेन होता है, क्योंकि जब रिएक्शन हो जाता है तो ऊपर एक क्लियर सब्सटेंस क्या बोल सकते हैं सोल्यूशन दिखता है, जिसको उठा के हम दीवार पे मारते हैं जिससे हमारा जो दीवार है वो चमकता है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है जो बता रहा हूँ। तो एमसीक्यूज जब हम करते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर का रिविजन होता है। अब देखो थर्ड क्या दिया है, द रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच क्विक लाइम CaO इज कन्वर्टेड इनटू स्लेकेड लाइम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या ये? हाँ, दो चीज़ है मिलके अगर एक सिंगल चीज़ बनाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया स्लेकेट लाइम में, जब क्या हुआ उसको रिएक्शन किया वाटर के साथ, मतलब ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वाला भी करेक्ट है। तो मतलब अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, चूज द करेक्ट वन में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो इनकरेक्ट है, उसको छोड़ दो। सेकंड और थर्ड क्या करेक्ट है, सेकंड थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड ही करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो हमें क्या दिया है, ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को बताना है कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, देखो क्या दिया है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर दिया है कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट दिया है हमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पहले इसके पास था लेकिन आगे जाके इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है इसका, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, तो इधर रिडक्शन का ऑप्शन दिया है, हाँ इधर रिडक्शन का ऑप्शन दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें ऑक्सीडाइजेशन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी एग्जांपल दिया है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, मतलब क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो जो खुद को रिड्यूस करता है वो सामने वाले को जाके ऑक्सीडाइज करता है। तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब अपने अंदर से अगर ऑक्सीजन निकाल रहा है तो वो ऑक्सीजन किसको दे रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है वाटर को, तो फिर H2O बना ले रहा है। तो देखो जो सामने वालों के साथ वो रिएक्शन करे वही हो जाएगा उसका कि मतलब कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है। नहीं समझा? तो देखो जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है खुद को, लेकिन वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्यों, मतलब क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो सामने वाले को जाके ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सामने वाले के साथ जो इफेक्ट दिखाए, वो सामने वाले के पास जाके जो इफेक्ट दिखाए उसे ही हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हो रहा है, ये सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सामने वाले को जाके ऑक्सीडाइज करे वही हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग को अभी तक सी और डी करेक्ट मिला है, मतलब ए और बी इनकरेक्ट है, तो उसको हमको देखना नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड हमें दिया कि वाटर, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट और ये हो जाएगा इनकरेक्ट। रिडक्शन इधर दिया है तो इधर रिडक्शन थोड़ी ना हो रहा है हाइड्रोजन का, इधर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा H2O बनेगा, तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इधर आप ध्यान से देख के क्लियरली आप समझ सकते हैं कि जब ये रॉन्ग आ गया मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भी चेक कर लेते हैं आगे जाके क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो थर्ड हमें क्या दिया है,
थर्ड हमें दिया है कि देखो जैसे हमको क्या इधर पूछा था, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था या रिडक्शन एजेंट पूछा था, तो अब इधर क्या पूछ रहा है कि ये रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने अभी देखा था कि कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कैसे, वो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रिडक्शन है वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे लेकिन सामने वाले को जाकर रिड्यूस करे। तो H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर खुद को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और सामने वाले को जाकर रिड्यूस करे उसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस। तो हमें इनकरेक्ट मैचेस जो इधर है सिलेक्ट करना है। क्या लिखा है इधर, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट नहीं लिखा है। तो बहुत लोग करेक्ट देख के कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो पॉज करके आप इसका आंसर दे दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन का जो बर्निंग है वो आपको चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट पेज पे दिखाया था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है उसका Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या हो रहा है, दो रिएक्टर मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्विक लाइम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन CO2 प्लस CaCO3 CO2 प्लस क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो क्या हो जाएगा, इसका बनेगा हमारा CaCO3। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि दो रिएक्टर मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो मैं इनकरेक्ट क्यों डाल रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। मैं इनकरेक्ट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए इनकरेक्ट वन, लेकिन ये दोनों सही है इसलिए मैंने इसको रॉन्ग डाला। हमें गलत जो है उसे सही करना है, गलत जो है उसे हमको पकड़ना है। तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, इसलिए हमने इसको गलत किया है। अब एक्सप्लोजिव ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड टू लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। तो देखो AgBr प्लस सनलाइट, इसको जब सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag+Br2 बनेगा। तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है, सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल सब्सटेंस बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का करेक्ट है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि करेक्ट क्या रॉन्ग क्या, मतलब कि हमें क्या करना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, लेकिन ये सब तो करेक्ट है इसलिए हमने इसको रॉन्ग किया है। जो इनकरेक्ट रहेगा उसे हमें राइट करना है। अब देखो एडिशन ऑफ जिंक टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक को अगर हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो क्या ZnSO4+H2 बनेगा, ठीक है। तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखा जाए तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि देखो एक्सचेंज जो हो रहा है, आयंस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक ही जगह पे हो रहा है। क्योंकि जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे चले जा रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन इधर हमें दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इनकरेक्ट हमारा है क्या, ये फोर्थ वाला हमारा इनकरेक्ट है, हाँ बिल्कुल है। कैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या है, इधर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन ऑप्शन में हमें दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ वाला। अब फिफ्थ को भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ एन एसिड टू बेस टू फॉर्म सॉल्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो ये रॉन्ग हो जाएगा सरासर, क्योंकि देखो एक एग्जांपल ले लिया हम लोग ने कि एसिड और बेस के एग्जांपल ले लिया। तो HCl प्लस NaOH ये क्या है, एसिड और बेस है, इसको रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर दोनों चीज़ बनेगी। लेकिन क्या बोला है इधर, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कहीं से भी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं लिखता। क्या है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, और जो फिफ्थ वाला ऑप्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट था लेकिन इधर सिंगल डिस्प्लेसमेंट दिया है। मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इन दोनों को चूज कर लिया कि ये है हमारा इनकरेक्ट वन, ये फोर्थ और फिफ्थ हमारा इनकरेक्ट वन है। फिफ्थ कैसे इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो सॉल्ट फॉर्म हुआ है और वाटर भी फॉर्म हुआ है, लेकिन इधर सिर्फ बोला है सॉल्ट फॉर्म हुआ है। तो HCl प्लस NaOH NaCl सॉल्ट तो फॉर्म हुआ है, लेकिन H2O भी तो एक कंपाउंड है, उसका बात ही नहीं की है और बोला कि है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, तो सीधे सीधे हमें समझ गया। तो हमने इधर पूरा देख लिया। अब ऑप्शन हमें क्या दिया है, क्या क्या इनकरेक्ट है हमें दिया है, फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, नहीं, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था। फिर बी क्या दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं। फिफ्थ क्या है, या फिर फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें क्या दिया है,
अ स्टूडेंट रोट 3 स्टेटमेंट अबाउट रैंसिडिटी। पॉज करके आंसर दे दो पहले ही। अब देखो मैं आपका आंसर बता रहा हूँ। अ स्टूडेंट रोट 3 स्टेटमेंट अबाउट रैंसिडिटी। तो एक स्टूडेंट है, उसने तीन स्टेटमेंट लिखा है रैंसिडिटी के ऊपर। क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं। व्हेन फैट एंड ऑयल आर रिड्यूस दे बिकम रैंसिड। अब देखो इधर बहुत लोग हाई खाई में क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे ये करेक्ट है। जरा आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझेगा कि क्या हो रहा है। इधर बोला गया है रिड्यूस, फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तभी वो रैंसिड बनता है। लेकिन इधर क्या बोला है, इधर बोला है जब रेड्यूस होता है तब वो रैंसिड होता है। तो ऐसा नहीं है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है तभी वो रैंसिड होता है। तो रेड्यूस की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखते हैं सेकेंड वन। चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश चिप्स बैग विद ऑक्सीजन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब जो चिप्स मैन्युफैक्चरर है मतलब जहाँ चिप्स मैन्युफैक्चर होता है वो क्या करता है, जो चिप्स का जो पैकेट है उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है ताकि जो फूड है उसके ऊपर रैंसिडिटी ना हो। जरा आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मिलता है चिप्स के साथ तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उससे चिप्स खराब हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन ही उसमें डाल देंगे हम तो क्या हम लोग क्या खराब चीज़ बेचेंगे क्या बाजार में? जो मैन्युफैक्चरर है वो खराब चीज़ बेचेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। तो सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है। इसको किससे फिल किया जाता है, इसको नाइट्रोजन से फिल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या रहता है, फूड मटेरियल के साथ बहुत कम रिएक्टिव रहता है, इसलिए क्या किया जाता है, उसको नाइट्रोजन के साथ फिल किया जाता है। तो ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड अभी तक इनकरेक्ट आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो करेक्ट वन चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट आ रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि थर्ड वाला हमको देखने की जरूरत नहीं, थर्ड वाला करेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता, कि कभी कभी तो गलत भी हो जाता है, इसलिए सब ऑप्शन आपको देखना चाहिए। अब थर्ड क्या दिया है, रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं फूड में? तो ये बिल्कुल सही है, हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो C1 है, C1 ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 6th वन हमने देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेटल एक्स इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो मेटल एक्स है उसको अर्थ क्रस्ट में फाउंड किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है ना बहुत एक मेटल फाउंड होता है, बहुत सारे मेटल्स रहते हैं अर्थ क्रस्ट में फाउंड रहते हैं, मिलते हैं हमको अर्थ क्रस्ट में। तो देखो अब वो कौन सा मेटल है, आगे हमें उसका वो दिया गया है। दिस मेटल फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। मतलब क्या होता है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब वो कौन सा कलर चेंज कर लेता है अपना, रेडिश ब्राउन कर लेता है कलर चेंज। तो अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो हमने थर्ड या सेकंड क्वेश्चन में हमने यही चीज़ देख के आया। क्या देख के आया कि रेडिश ब्राउन अगर कोई मतलब जो आयन है, आयन अगर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर बना लेता है। तो मतलब क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट हिंट है क्या हमें पता चल गया कि जो रेडिश ब्राउन कलर है जो एक्स है, एक्स क्या है, जो मेटल है, जो मेटल एक्स है वो हमारा आयन हो गया। क्योंकि क्या है, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तभी वो तभी क्या बना लेता है, वो रेडिश ब्राउन कलर बना लेता है। तो फर्स्ट हिंट तो हमें पता चल गया कि जो एक्स मेटल है वो क्या है, Fe है। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं। व्हेन अ ब्लू कलर सोल्यूशन Y इज स्टोर इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ X। अब क्या है, एक ब्लू कलर सोल्यूशन है जिसको स्टोर किया है कंटेनर X में। मतलब कि जो आयन का एक कंटेनर है उसके अंदर क्या किया है, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट बोल रहा हूँ, Y जो सोल्यूशन है उसको स्टोर करके रखा है। हमने क्या समझा कि ब्लू कलर सोल्यूशन। तो देखो ब्लू कलर सोल्यूशन हमारा इधर सिर्फ कॉपर सल्फेट ही होगा। कैसे? क्योंकि ऑप्शन में हमें सिर्फ कौन सा कंपाउंड दिया है, कॉपर सल्फेट ही दिया है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट। तो इन तीनों ऑप्शन में से क्या रहेगा राइट? तो कॉपर सल्फेट ही रहेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू रहता है। तो आपको कलर्स भी याद रखना है कि कौन सा सोल्यूशन कौन से कलर का रहता है। और ये जो एक भी क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको बाहर से नहीं दिया है, बस क्या है क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी अलग होगी, लेकिन जो हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको बुक से दिया है। तो अगर आपने सब क्वेश्चन राइट किया होगा मतलब कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन आपसे छूट गया होगा तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, सीधी बात है। अब तो ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या है, CuSO4, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। अब इतना हमने समझ लिया। अब देखो द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन एंड अ रेडिश ब्राउन मेटल Z इज डिपॉजिट ऑन द कंटेनर। अब इधर क्या हुआ है, इधर एक रिएक्शन हुआ, उसके चलते जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था तो वो क्या बन गया, वो लाइट ग्रीन बन गया, फिर बोल सकते हैं जो ग्रीन कलर का हो गया। जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था और जो उसका सोल्यूशन चेंज हो गया ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में चेंज हुआ। तो अब देखो इसको पूरा एक काम करते हैं, एक को रिएक्शन के साथ लिख लेते हैं कि Fe + CuSO4।
Fe प्लस CuSO4 लिख लेते हैं, क्योंकि क्या है, इन दोनों का ही रिएक्शन हो रहा है ना। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, आयन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, मेटल Z डिपॉजिट हो रहा है कंटेनर पे, और एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन जो बोल सकते हैं सॉल्यूशन है, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया। तो देखो ये क्या है, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से ये हुआ, तो इन दोनों का रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो क्या है, आयन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्या है, कॉपर जो है वो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या हुआ, आयन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, FeSO4 ग्रीन कलर क्या था, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड बना वो क्या था, फेरस सल्फेट था। और जो कॉपर है, कॉपर क्या है, कॉपर है Z, मेटल Z है कॉपर। कैसे मेटल Z है कॉपर? अब आप बोलोगे कि आयन का कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो इधर कॉपर का क्यों दिया है, कॉपर का भी कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो कभी कंफ्यूजन मत होना है कि सिर्फ आयन का ही रेडिश ब्राउन रहेगा। क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतलब रेडिश ब्राउन कलर का अगर आपको आयन और कॉपर दिया रहे, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या रहेगा आंसर, सही आंसर क्या रहेगा। तो आयन जो रहता है जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तभी क्या करता है, वो अपना स्टेट चेंज करता है, उसके अंदर रस्टिंग जैसा प्रोसेस होता है, रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है उस पर। तो ये हमने देखा। तो जो मेटल Z जो कंटेनर पे डिपॉजिट हुआ वो क्या था हमारा, वो था हमारा कॉपर। कॉपर क्या हुआ, जो कंटेनर था उस पर डिपॉजिट हुआ, क्योंकि क्या हुआ, जो आयन सल्फेट प्लस कॉपर जो बचा, कॉपर क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया उस कंटेनर पे। अब X, Y और Z क्या है ये हमें पूछा गया है। तो देखो X जो है हमारा, हमने फाइंड किया, X है हमारा Fe, तो Fe कहाँ गया, X हमारा Fe हो गया। उसके बाद Y है हमारा CuSO4 और Z है हमारा Cu। तो देखो इधर से हमने अच्छे से फाइंड कर लिया कि X, Y, Z क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, टू कलरलेस सोल्यूशन X एंड Y वेर मिक्स टुगेदर। दो कलरलेस सोल्यूशन X और Y मिक्स किए एक साथ, और क्या बना दिए, ऑन मिक्सिंग अ येलो प्रेसिपिटेट Z वॉज फॉर्म। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन ले लो और लिख डालो, एकदम मैक्स की तरह करो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ के लिख डालो। तो हमें क्या दिया है, हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है कि X और Y जब मिक्स हुआ तब क्या बना, एक Z प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट मैंने आपको अभी ही समझाया था कि क्या होता है, जो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में वो क्या बन जाता है, नीचे आके दब जाता है, नीचे आके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो मिक्स नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, या फिर बोल सकते हैं जो कंपाउंड है उसमें, तो क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है X और Y के रिएक्शन में। और साथ ही साथ हमें क्या दिया है, कलरलेस सोल्यूशन। सेकेंड हिंट भी ले लो कि ये कलरलेस सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है। तो अगर आपने जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका सेकंड पेज देखा होगा खोल के, तो सेकंड पेज में क्या दिया था, सेकंड पेज में यही रिएक्शन दिया था। क्या रिएक्शन दिया था कि जो दो कलरलेस सोल्यूशन है उसको रिएक्ट करने के बाद एक येलो PPT बना था। अगर आपको पता है तो आप पहले ही बता दो, नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ। तो जो दो कलरलेस कंपाउंड था, या फिर बोल सकते दो कलरलेस सोल्यूशन था, वो क्या था, तो वो था PbNO3 लेड नाइट्रेट था, और क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेंगे तभी येलो PPT बनेगा। ऐसा ही है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे तभी येलो PPT बनेगा। अब ये कैसे मेरे को पता चला, कि मेरे को इस जगह से पता चला क्योंकि मैंने चैप्टर 1 पढ़ के रखा है। तो आपको भी चैप्टर 1 पढ़ना है। किसका पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर का आपको सेकंड पेज, पूरा बुक आपको डिटेल में हर एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। अगर आपको ये पता था तो वेरी गुड, मतलब आपको अच्छे से आता है। सब नहीं पता था तो आपको क्या करना है, बुक को 2 से 3 बार रीड करते जाओ। टेंशन क्या लेना है, बुक को रीड करने से क्या होगा, हमें उल्टा हमारा ही फायदा होगा ना, किसी और का थोड़ी ना फायदा होगा। तो देखो हमने समझ लिया कि जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है जब रिएक्ट करेंगे तभी येलो PPT बनेगी, इतना हमने समझ लिया। अब इसके एक बार रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन लिखते हैं तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं और लेड आयोडाइड बनता है। तो अब देखो जो लेड आयोडाइड है वही क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेसिपिटेट, मतलब कि जो नीचे बैठ जाएगा। तो येलो कलर का लेड आयोडाइड सब्सटेंस बनेगा, वो जो नीचे बैठ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग X, Y एंड Z। तो ये हमें बोला है कि इन X, Y, Z में से क्या करेक्ट है। X प्लस Y रिएक्ट किए तब हमारा बन गया। तो देखो X हमारा क्या हो जाएगा, X हमारा हो जाएगा लेड नाइट्रेट और KI हमारा हो जाएगा Y।
वाई की हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं आप के आई आप एक्स ले लो और लेड नाइट्रेट आप वाई ले लो, आपकी मर्जी के, पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। तो देखो एक्स एंड वाई आर लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। फर्स्ट ऑप्शन हमें थोड़ा थोड़ा करेक्ट दिखने लगा, क्योंकि देखो एक्स और वाई क्या है, एक्स हमने लिया था लेड नाइट्रेट को और के आई हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड को, तो ये लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, द येलो प्रेसिपिटेट वॉज लेड आयोडाइड, PbI2 लेड आयोडाइड बन रहा है। मतलब कि कुछ और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम लोग का जो रिएक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस के लिए मैं एक इजी स्टेप बताऊं तो आपको ये सब देख के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप क्या करो, जितना भी ऑप्शन दिया है आपको धीरे धीरे एक एक करके पुट कर देना है और आपको बस चेक करना है। आप ढूंढने मत लग जाओ, 4 ऑप्शन दिया है तो क्या करना है, एक एक करके सब उठा के चेक कर लेना है, जिसमें बैठ जाता है वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ईजी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको ईजी दिया है। आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, 10 में से ये जो क्वेश्चन दिया है 3 क्वेश्चन आपको ईजी दिया है, उसमें से ये एक क्वेश्चन है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि सब मैं ही सॉल्व करूंगा तो कैसे चलेगा, एक आप भी सॉल्व करो। तो ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे क्वेश्चन नंबर 9, और आपको जितना भी मार्क्स मिला है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूरी है, बता देना, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना आया अभी तक। और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो बता देना। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 5 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखो जो दिया है बस वही लिख लो, 5 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। ये 5 ml क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वांटिटी पे बिल्कुल मत जाओ, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन दिया है तो बस लिख लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। उसके बाद 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब 5 ml बेरियम क्लोराइड भी दिया है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, अलग टेस्ट ट्यूब में लिया है, सॉरी एक अलग टेस्ट ट्यूब में लिया है बेरियम क्लोराइड। व्हेन 2 सोल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, मतलब कि जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब मिक्स करेंगे तो सोडियम सल्फेट हमने लिख लिया है, बेरियम क्लोराइड भी लिख लेते हैं इसमें। तो इसको मिक्स करने के बाद क्या बोला गया है, व्हेन द 2 सोल्यूशन आर मिक्स्ड एंड द टेस्ट ट्यूब इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो अब ये जो रिएक्शन है इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। क्या होगा, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो जो वाइट प्रेसिपिटेट इन लोग ने बोला है, तो आपने जो नमक देखा है घर पे, जो आप नमक खाते हो वही है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट, जो है हमारा NaCl है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। अभी जो आखिरी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप छोड़ के मत जाना, आप एक क्वेश्चन को भी अटेंड कर लो। तो देखो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंस एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑकर बिटवीन द 2 रिएक्टेंट्स। तो क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इधर हो रहा है। तो देखो देखा जाए तो हाँ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि देखो जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जाके चिपक गया, जो सल्फेट बेरियम है वो सल्फेट के साथ जाके चिपक गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इधर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब सेकंड देखते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इधर बोला गया है, लेकिन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंस एन एसिड रिएक्ट विद एन अल्कली टू गिव सॉल्ट। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एल्कली मतलब होगा एक बेस, एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इधर बोला गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या इधर। तो देखो सॉल्ट तो बना रहा है, NaCl बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ बेरियम सल्फेट भी बना रहा है, तो सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl ये दोनों भी बना रहे हैं, मतलब क्या है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो यहाँ हमारा होता है पूरा MCQ समाप्त। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, आराम से ही हमारा को खत्म हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका भी डबल आने वाला है, इसका डबल हार्डेस्ट आने वाला है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट आपको अटेंड करना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं ये प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक और बार बोल दे रहा हूँ, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।